जजरासन साथियों, नमस्कार साथियों। सबसे पहले तो आपको सभी को हार्दिक शुभकामनाएं जिला आवंटन लिंक के लिए, ठीक है। और लगभग साथियों पहले 1-1.5 घंटे में ही 150 से ज़्यादा लोगों ने अपने डिस्ट्रिक्ट फिलअप कर दिए थे। और अब थोड़ा सा आपको फीलिंग आने लगी होगी कि भाई हाँ, हमारा कुछ हो रहा है और हमें जल्दी ही ज्वाइनिंग मिलने वाली है। अब जो आपको फीलिंग आ रही है उसको भी मैं समझ सकता हूँ। और सबसे पहले अब जो ही आपको जिला आवंटन खुल गया है तो आपके दिमाग में लाखों क्वेश्चन आने लगे। सबसे पहले मैं बता दूं कि जैसे आपको 11 से 20 का टाइम मिला है, इसमें आप एक बार लॉक कर देते हो अपने आवेदन। जैसे आपने डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस भरा है उसको, तो उसके बाद आप 20 तारीख तक उनको, जब तक डिपार्टमेंट उसको लॉक नहीं करता है, उसको आप बार बार चेंज भी कर सकते हो, है ना। भाई आपको दिमाग में आता है यार मैंने तो ये गलत भर दिया तो मैं चेंज कर सकता हूँ, तो उसको चेंज करना पड़ेगा। उसको माइनस की चिन्ह पे जाके उसको दोबारा से रिमूव करके और दोबारा से आप नई प्रायोरिटी बना के फिर भर सकते हो। तो और प्लस के चिन्ह पे जाके उसको ओके कर सकते हो। तो ये लगभग जहाँ तक 50% साथियों ने कर लिया होगा, जहाँ तक मेरा आइडिया है। पहले दिन का मेरे को पता है कि 150 पहले 1-1.5 घंटे में ही हो गए थे रजिस्ट्रेशन करते ही आपको आपकी रैंक का पता चल रहा है, ठीक है। रैंक जैसे ही पता चल रहा है आप, अब दोस्तों आपके दिमाग में ये सारे जो क्वेश्चन आ रहे हैं कि मुझे गृह जिला मिलेगा नहीं मिलेगा, मेरे इतना नंबर हैं कि नहीं है। अब इसमें मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ कि 2018 की सेकंड ग्रेड की भर्ती थी और जो पहले थर्ड ग्रेड की भर्ती थी, उसमें क्या हुआ था कि उनको डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट जो पहले किया गया था उसमें फिर मामला चला था कोर्ट में, ठीक है। भाई सभी जो अभ्यर्थी हैं उन्होंने कहा कि भाई हमारे इतने नंबर होते हुए भी हमें ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, गृह जिला नहीं मिला। तो उस हिसाब से फिर वो मामला चला गया सुप्रीम कोर्ट तक, और सुप्रीम कोर्ट से एक ऑर्डर आया और फिर दोबारा से थर्ड ग्रेड और सेकंड ग्रेड का दोनों का ही रीशफल हुआ था और उनको वापस जो उनके हिसाब से जो जिला बन रहा था उसके हिसाब से उनको जिला आवंटन किया गया था दोबारा से। तो ये बात थी, और वो किस आधार पे किया जाता है, किससे किया जाता है, उस पर अपना बात करेंगे और उसी के बारे में अपना मेन बात तो वही है, क्योंकि अब लगभग सारा काम हो गया है। तो दोस्तों सबसे पहले तो ये मैं निवेदन करना चाहूँगा आपसे कि वीडियो पूरा देखें। फिर वो एक स्टूडेंट कहता है सर मेरे तो इतने बन रहे हैं, मेरे गृह जिला मिल जाएगा क्या, ठीक है, मेरे इतने बन रहे हैं, मेरे गृह जिला मिल जाएगा क्या। तो ये आपको पर्सनल क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप एक तो मेरा निवेदन है आपसे, वीडियो पूरा देखें, इसमें आपको सभी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब दोस्तों बात करते हैं, जैसे आप बात करें भी मेरे जनरल में इतने बन रहे हैं, मेरे ओबीसी में इतने बन रहे हैं, मेरे इसमें इतने बन रहे हैं। तो मैं बता दूं, जो कैटेगरी का असली लाभ है वो SC/ST को मिलेगा, और इसको मिलना सबको ही है, लेकिन उसके मैं बता रहा हूँ किस आधार पे जैसे मिलेगा वो बता देता हूँ। जैसे अपने गंगानगर डिस्ट्रिक्ट का उदाहरण ले लेते हैं। अब गंगानगर में 300 अबव 50 बच्चे हैं और वहाँ 40 सीटें जनरल की हैं और 30 सीटें OBC की हैं, ठीक है। अब गंगानगर में आप देखते हो कि भाई 300 से अबव बच्चे 50 हैं और सीटें कितनी हैं, 40। आते तो 300 अबव वाले भी जनरल में ही हैं और 300 से नीचे वाले भी 269 तक अभी तक जनरल में ही आ रहे हैं। तो ये एक गणित हो गया। अब जो जनरल का अभ्यर्थी है, और वो जैसे ऊपर की जो 50 सीटें हैं ना जनरल की, वो भर दी गई हैं किससे, जनरल के अभ्यर्थी से जिसके नंबर ज़्यादा थे, जिसने पहले नंबर पे गंगानगर मांगा था। तो वहाँ पे जैसे 350 नंबर जिसके हैं गंगानगर में, उसको पहले चॉइस मिल गई, ठीक है। फिर उससे कम नंबर आया उसको दूसरी चॉइस मिल गई। ऐसे करते करते वो 50 की 50 सीटें भरी गई। अब दिक्कत क्या आती है, जैसे 50 की 50 जनरल की सीटें भरी गई, अब 40 सीटें जो बच गई OBC की। तो एक इसमें ध्यान देने वाली बात है दोस्तों, ध्यान रखना कि 40 सीटें जो OBC की बच गई हैं, और गंगानगर में 300 अबव बच्चे, मतलब जैसे वो OBC की बच गई, अब 300 से नीचे बच्चे आ गए, कोई बात नहीं, अब हैं तो जनरल में ही नीचे वाले भी, 269 से लेके 300 वाले भी। तो वो सीटें अगर चाहे वो OBC कैटेगरी का बंदा जनरल में सिलेक्ट हुआ हो, ठीक है, चाहे वो जनरल का जनरल में हो, लेकिन जो नीचे की जो OBC की सीटें हैं वो सीटें जिला आवंटन में उन्हीं अभ्यर्थियों को मिलेंगी जिनके नंबर ज़्यादा हैं।
अब देखते हैं कि एक जनरल का बच्चा है, उसका 299 नंबर है और 40 ओबीसी सीटें बची हुई हैं, तो ये ध्यान में रखना वो 299 वाले को ही मिलेंगी। जैसे 269 से लेके और 299 तक जिन बच्चों के जो वो जनरल के हों, चाहे वो ओबीसी से जनरल में आए हों, चाहे प्योर जनरल के हों, वो बाकी जो 30 बच्चे, मान लो आप 30 सीटें मिल गई वापस फिर उनको जिनके नंबर ज़्यादा थे। अब बात आती है 269 से नीचे की, जो ओबीसी के कैंडिडेट हैं। अब जिसके 268 हैं उसको जो 10 बची हुई सीटें हैं, जो गंगानगर में 30 तो और ऊपर वाले खा गए नंबर वाले, अब बच गई कितनी, 10। 40 का आंकड़ा लिया था अपन ने, तो वो 10 सीटें हैं ना, तो फिर वो 268 नंबर वाला ओबीसी का बच्चा सबसे पहले उसमें प्रेफरेंस करेगा, फिर उससे नीचे वाला, फिर उससे नीचे वाला, फिर वो 10 सीटें इस हिसाब से वो बढ़ती जाएंगी। ठीक है। अब ये एक है कि जो सीटें हैं उनमें से जो 30% कोई भी कैटेगरी है उसमें से 30% महिला की होती है, तो वो एक रिजर्व सीट होती है। ठीक है, वो महिला को ही मिलेगी। अब इसमें महिला वाला मैं भी बता देता हूँ आपको। जैसे ओबीसी महिला और जनरल महिला है, अब जनरल महिला का 244 मेरिट रहा है। अब 244 तक तो जो ऊपर नंबर हैं वो जनरल महिला को सीटें मिलेंगी, चाहे वो टोटल मिला के 30% जनरल की हैं और 30% उसकी हैं। टोटल मिला के मान लो 20 सीटें होती हैं, तो 20 सीटें में से अगर 15 10 इसकी होगी जनरल की और 10 होगी ओबीसी की, तो जिसमें से मान लो 15 जनरल की जो बच्चियाँ हैं वो ऊपर आ जाएंगी, ऊपर उनके नंबर हैं, तो 15 सीटें उनको काउंटन हो जाएंगी। बची 5, तो 5 बची जो, तो वो ओबीसी टॉपर जो बच्ची है उसको मिल जाएंगी। ये इसका गणित रहेगा दोस्तों, जहाँ तक मेरा मानना है कि आपको समझ में आ गया होगा। कहने का मतलब ये है घुमा फिरा के कि जिसके नंबर ज़्यादा हैं उसको अपना डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, ओबीसी जनरल का मामला है बता रहा हूँ मैं। ठीक है, फिर वो SC/ST का आ जाता है, वो उनका अलग कैटर, वो मतलब अलग सिस्टम है, तो उनको वो रिजर्वेशन है तो वो मिलेगा ही मिलेगा, और उनकी जो सीटें हैं वो फिक्स रहेंगी, तो उनमें इसका वो है। ठीक है, और बता देता हूँ कौन सी भी ओबीसी जनरल में तो आपको ये कि आपके जितने ज़्यादा नंबर हैं वो मायने रखता है, ये मायने नहीं रखता कि मेरा ओबीसी में जैसे उसकी जनरल की 269 रही है, मान लो 268 का कोई अभ्यर्थी है ओबीसी का, वो कहेगा यार मैं तो ओबीसी में टॉपर हूँ, तो ओबीसी में टॉपर होने का लाभ मिलेगा उसको, लेकिन जब मिलेगा जब जनरल वाले अभ्यर्थी हैं जिनके नंबर ज़्यादा हैं, 268 से जिसके नंबर ज़्यादा हैं जो जनरल में आते हैं, तो पहले प्रेफरेंस उनको मिलेगा। वो अपना जैसे उनका जो अभ्यर्थी हैं उसमें से वो पूरे हो जाते हैं कैलकुलेशन की, भाई हाँ ये इतने थे, इन्होंने इतना ही मांगा था, अब बचते हैं ओबीसी वाले, तो फिर ओबीसी वाले टॉपर को प्रेफरेंस मिलेगा उसी डिस्ट्रिक्ट का। तो ऐसे बच्चों को थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा कि वो एक्स्ट्रा दिमाग लगाते हैं कि जैसे यार मेरे को 7वें नंबर पे मिल जाएगा IDA से, तो मैं क्यों ना मेरा जो पहला प्रेफरेंस है वो मैं 7वें नंबर पर भर दूँ तो मेरे को वही डिस्ट्रिक्ट मिल जाएगा। ऐसा नहीं है दोस्तों। अभी जैसे कोई जैसे टॉप के अभ्यर्थी ने टॉप किया है, ठीक है, तो वो अभ्यर्थी अगर बीकानेर से प्रेफरेंस बढ़ता कि पहला मैं बीकानेर लूँगा, या उसका फ्यूचर प्लान क्या है जयपुर है, तो वो जयपुर की सीट खाएगा, ऊपर की टॉपर को खाएगा ही खाएगा, फिर उसके नीचे नंबर वाले हैं वो लेंगे। तो ये चीज़ें थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि आपको जिला जो प्रेफरेंस है वो उस हिसाब से बढ़ना है कि भाई मेरे को तो पहले यही लेना है, मैं कितने नंबर बने मेरे को यही लेना है तो यही भरूँगा। ठीक है, क्योंकि आप उस चीज़ को यूँ लेकर चलते हो कि भाई मैं 7वें नंबर पर भर दूँगा, 8वें नंबर पर भर दूँगा, तो उसका फिर लाभ नहीं मिलेगा आपको। कि दिमाग में आता है कि यार अपनों पहले ये नहीं मिलेगा, दूसरा ये नहीं मिलेगा, ये नहीं मिलेगा, ये नहीं मिलेगा, इस करके अपना 7वां नंबर भर देते हैं, तो वो ऐसा नहीं है। तो प्रेफरेंस आप उस हिसाब से भरिए। और सबसे बढ़िया बात यह है कि भाई अभी जल्दी ही आपको नियुक्ति मिलने वाली है, तो पहले नियुक्ति पर ध्यान दीजिए। ये तो बात की प्रक्रियाएँ हैं, जो मिल जाए वो अच्छा है। और राजस्थान अपना है और राजस्थान का हर ज़िला अपना है, राजस्थान के वासी हैं, और हर ज़िले के जो वासी हैं वहाँ के जो स्टूडेंट हैं वो सब अपने हैं। तो अपने को तो ऐसा ही मान के चलना है और सभी को एक साथ लेके चलना है, और जहाँ भी आपको पोस्टिंग मिले वहाँ पे अपना कार्य 100% करना है और 100% अपना देना है। इस हिसाब से ही आपको मानसिकता रखनी है। और जो जिला आवंटन की प्रक्रिया है वो मैंने आपको बता दी है। अब सबसे मोटी बात आती है, सबसे बड़े क्वेश्चन आते हैं कि अब एक बच्ची पूछती है सर मैं तो एकल महिला हूँ,
मुझे डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस में मेरे को डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट में प्रेफरेंस मिलेगा? नहीं। कोई कहता है सर हम पति पत्नी हैं, पति पहले से नौकरी में है अब वाइफ का लगा है, या वाइफ पहले से नौकरी में है अब पति की पीटीआई में लगी है, तो बोले सर हमें डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस मिलेगा? नहीं। इसमें प्रेफरेंस का आधार वो है, देखो इसमें प्रेफरेंस मिलता है, सबसे पहले प्रेफरेंस मिलेगा चलो अपन डिलामडन वाली बात लेते हैं, दोबारा मैं उसी पे आता हूँ। सबसे पहले जो डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट होगा वो सबसे पहले होगा एक्स आर्मी। एक्स आर्मी आपको ध्यान में है सबसे ज़्यादा दोनों सिक्कर चूरू और बीकानेर मान लो, थोड़ा एरिया नागौर मान लो, तो वहाँ के जो प्रेफरेंस बढ़ते हैं तो सबसे पहले जो 12.5% कोटा है वो उनको डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट में भी है एक्स आर्मी को। तो सबसे पहले जो दिया जाएगा डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस वो एक्स आर्मी को उठाया जाएगा, उन्होंने कौन कौन सा मांगा है। और ऐसे ही स्पोर्ट्स पर्सन को 2 नंबर पे स्पोर्ट्स पर्सन को प्रेफरेंस दी जाएगी, भाई उसने कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस, ये 2 ही मिलेंगी डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट में। उसके बाद में एकल महिला ऐसा कुछ नहीं है, हाँ एक सॉरी विडो का जो कोटा होता है वो 3 प्रेफरेंस मिलती हैं, ठीक है। तो उनका जो कोटा होता है उस हिसाब से उनकी सीटें रिजर्व होती हैं और वो जहाँ मांगती हैं तो उसी कैटेगरी की, जैसे एक्स आर्मी है ओबीसी का है तो वो ओबीसी की एक सीट खा जाएगा, जनरल का है तो जनरल का, तो उनको 12.5% सीटें तो उनको देनी ही देनी है ज़िले में, ठीक है। तो सबसे पहले आवंटन होगा जो आंकड़ा निकलेगा वो एक्स सर्विसमैन का, फिर स्पोर्ट्स पर्सन का, फिर विडो महिला का, ठीक है। और जैसे एकल महिला है उसको भी 2% कोटा है, तो इस हिसाब से ये प्रेफरेंस मिलना है। इसमें ध्यान रखना नंबर जो आपकी मेरिट आई है, जो आपके नंबर हैं, आपने जो अंक हासिल किए, ये सब सारा उसी के आधार पे होना है। सबसे पहला प्रेफरेंस आपके जो नंबर आए हैं वो रहेगा, ठीक है। अब आती है कि सर गाइडलाइन ऐसे है कि पति पत्नी को और ये वो, तो उसका मैं बता देता हूँ। जैसे ही आपको डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट हो गया है, ठीक है, और आपको जैसे आपकी पत्नी पहले से ही टीचर है, कार्यरत है, वो रहती है मान लो कोटा ज़िले में, और आपको कोटा मिल गया, डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस कोटा मिल गया आपको डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट में, और आपकी पत्नी पहले से ही कार्यरत है कोटा में, तो आपको पुरुष वर्ग में इसको एक्स आर्मी और स्पोर्ट्स पर्सन को छोड़ के, या कोई ऐसा रोग से पीड़ित है उसको छोड़ के, फिर आपको प्रेफरेंस मिलेगी उसमें पति पत्नी प्रकरण में। अगर आपकी जो जिला मिला है वही जिला आपकी पत्नी का है या पति का है, तो जो प्रेफरेंस मिलेगी वो उस आधार पर मिलेगी, आवंटित जिले में मिलेगी, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो गई है, इसमें जहाँ तक है मैं समझता हूँ कोई कंफ्यूजन नहीं रहा होगा। जिला मिलने के बाद, ठीक है, उसके बाद में जैसे वही ये काउंसलिंग जब होती है तो काउंसलिंग में एक पहले आपसे ये मांगे जाएगा कि भाई आपके पास कोई स्पेशल एबिलिटी है, या जैसे है ना कोई एक्स आर्मी है, कोई विडो है, एकल महिला को प्रेफरेंस मिलेगा सामान्य महिला से जो काउंसलिंग में, ठीक है। वो काउंसलिंग से एक दिन पहले आपकी बाकायदा वो जितना सूची जारी की जाएगी कि भाई आपका वैसे तो डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट हुआ तो आपको पता चला कि भाई मेरा इतना 150 नंबर है, लेकिन वहाँ पर टोटल बच्चे 250 सेलेक्ट हुए हैं। फिर पता चलता है यार मेरा तो 150 नंबर आया था, और जैसे ही वरीयता क्रमांक जारी होता है तो आपका नंबर पहुँच गया 200 के लगभग। तो वो इसलिए पहुँचेगा जो विधवा महिला हैं, तलाकशुदा महिला हैं, एकल महिला हैं वो ऊपर आ जाएंगी, विकलांग हैं, ये जो कैटेगरी है ना ये ऊपर आ जाएंगी। प्रेफरेंस जो वरीयता क्रमांक बनेगा वो इनके आधार पे बनेगा, और इस हिसाब से ही आपको काउंसलिंग में स्कूल आवंटन होगा। इन सभी का प्रेफरेंस मिलने के बाद में फिर बारी आती है, जैसे कोई पुरुष है और उसकी वाइफ वहाँ से पहले से कार्यरत है ज़िले में, तो फिर जो सामान्य पुरुष हैं चाहे उस सामान्य पुरुष में नंबर ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन काउंसलिंग में प्रेफरेंस उसको मिलेगा उसकी पत्नी अगर पहले से कार्यरत है उस ज़िले में, या पति कार्यरत हैं। तो सामान्य महिला जो होंगी शादीशुदा वगैरह जो होती हैं, सामान्य महिला तलाकशुदा और विडो को छोड़ के, तो उससे पहले प्रेफरेंस उस महिला को मिलेगा अगर उसका पति उसी ज़िले में
कार्यरत हैं राजकीय सेवा में राजस्थान में। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको प्रेफरेंस देती हैं। और इसमें फिर आपके क्वेश्चन आएंगे कि भाई कौन सी रोडवेज में है, बैंक में है। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें हैं। तो वो आपको उसका कार्यरत का प्रमाण पत्र देना होगा, वो आपसे मांगा जाएगा ज़िले में काउंसलिंग से पहले। वरीयता सूची जारी करने से पहले आपसे ये चीज़ मांगी जाएगी। इसका आपको ध्यान में रखना है, साइट पे प्रॉपर बने रहना है, कब मांगा जाता है कब नहीं मांगा जाता है। तो वो आपको जिला शिक्षा अधिकारी की साइट से जुड़ा रहना है और वहाँ से थोड़ा सा पता करते रहना है, क्योंकि काउंसलिंग डेट है उससे 2 दिन 3 दिन पहले ये सारा काम होना है। तो आपको पहले आप मेल से मांगेंगे, आप जाके जमा करा सकते हैं अगर आपको गृह जिला मिला है तो। अगर आप जा नहीं सकते हैं तो आप मेल से भी भिजवा सकते हैं। और फिर भी अगर आपको प्रेफरेंस नहीं मिलता है तो आप वहाँ जाके ऑब्जेक्शन कर सकते हैं कि भाई मैंने ये भेजा था और ये मेरा अभी जुड़ा नहीं, तो मेरे को प्रेफरेंस दिया जाए, तो उसमें भी चेंज हो सकता है। ठीक है, तो लेकिन जब डिपार्टमेंट कहता है कि भाई आप इतनी तारीख तक ये चीज़ जमा करा दीजिए, तो मेल कराते हो तो आपका मेल का आपके पास में आधार रहता है कि भाई मैंने इतनी तारीख को इतने बज के इतने मिनट पे इतने सेकंड पे मेल किया था और आपने ये मेरा जोड़ा नहीं है, तो उनको जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, ये प्रेफरेंस आपसे पूछा जाएगा और आपको बताना है। और ठीक है, जहाँ तक है ये टोटल है जो डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट का जो मैंने आपको बता दिया है। फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन रह जाता है, ये पूरा वीडियो सुनने के बाद में फिर भी अगर एक कोई क्वेश्चन दिमाग में आता है तो बताना, उसके हिसाब से मैं फिर बताता हूँ आपको। और अभी बात करते हैं उन साथियों की जो वंचित रह गए हैं या नंबर कम रह गए हैं, तो उनका भी थोड़ा सा एक बार क्या है कि डिपार्टमेंट है जो अपनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद ही कोई फैसला लेते हैं। तो जैसे ही उनका डिग्री वेरिफिकेशन हो जाएगा, उसमें बच्चे, जैसे कि आपको बता दूं मैं, रिट के जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए गाइडलाइन जारी हुई थी। उसमें एक नोटिफिकेशन दिया गया था NCT अप्रूवल का। उसमें उदाहरण दिया गया था कि जैसे कि 16-17 सेशन से NCT अप्रूवल है OPGS यूनिवर्सिटी, जैसे कि 16-17 के बाद NCT अप्रूवल नहीं है सिंगानी यूनिवर्सिटी छोड़ो। तो एक ये उसका उदाहरण दिया गया था। तो NCT अप्रूवल कौन सी यूनिवर्सिटी है आप देख सकते हो। आपके साथियों में से ही हम जो कल निदेशालय आए थे उनमें मैं एक दूसरे मेरी चर्चा हुई थी, तो उसमें हमने ऑनलाइन NCT अप्रूवल देखा था। तो सिंगानी यूनिवर्सिटी NCT अप्रूवल BPED करके देखते हो, ठीक है, या BEd करके देखते हो तो सिंगानी यूनिवर्सिटी का नाम नहीं आता, नॉन कोड फॉर्म आता है। इसी प्रकार एक दो यूनिवर्सिटियाँ और भी देखी थी हमने, मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि बच्चे फिर भ्रमित हो जाते हैं, पूछने लग जाते हैं सर मेरी वाली का बताओ, मेरी वाली का बताओ। तो किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, किसी कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप NCT की साइट खोलें गूगल पे जाके, उस पर आप क्लिक करेंगे नॉर्थ जोन, वेस्ट जोन, ठीक है, तो अपना लगभग उत्तर पूर्वी भारत है अपना, तो वेस्ट जोन खोल के सॉरी ईस्ट जोन खोल के उसमें देखोगे तो फिर आ जाएगा। आप उस पर क्लिक करोगे तो राजस्थान, पहले डिग्री क्लिक करना, आपको BPED की चेक करना चाहते हैं या कि DPED की चेक करना चाहते हैं, उस पर क्लिक करें, राजस्थान पे क्लिक करें और उस पर क्लिक करें और फिर वो आपके सामने खुल जाएगा। फिर ऊपर आएगा सर्च का ऑप्शन, तो आप वहाँ आप जो भी यूनिवर्सिटी है उसका चेक करना चाहते हैं, यूनिवर्सिटी का नाम लिखें और कोर्स का नाम लिखें और आप सर्च का बटन दबाएंगे। अगर वहाँ से अप्रूवल है तो उस यूनिवर्सिटी का नाम उस लिस्ट में आ जाएगा। नहीं आता है तो आप सर्च में नहीं आता, कोई बात नहीं, मैनुअली देख लेना, 2 मिनट ज़्यादा लग जाएंगे। अगर उस लिस्ट में नाम नहीं आता है तो इसका मतलब वो यूनिवर्सिटी NCT अप्रूवल नहीं है और उसके जो अभ्यर्थी हैं उस यूनिवर्सिटी जो अभ्यर्थी पास आउट हैं वो एलिजिबल नहीं होंगे, वो भर्ती प्रक्रिया से बाहर होंगे। ठीक है दोस्तों, और जैसे कि कई दोस्त ये करेंगे सर ऐसे कर दिया वैसे कर दिया, ये कुछ नहीं होता, एक प्रक्रिया है, इससे गुजर के ही उनको बाहर किया जा सकता है। कोई आधार बने, कोई बेस बने, ऐसे नहीं कि हवा में भाई हमने इसको मना कर दिया, ऐसे मना नहीं किया जा सकता। क्योंकि उस बच्चे ने एग्ज़ाम फाइट किया है, वो बच्चा पास हुआ है, उसने जो दस्तावेज लगाए हैं उस दस्तावेज़ों की जांच होने के पश्चात ही उसको पात्र अपात्र का निर्णय लिया जाएगा। तो अभी निराश ना हो, जो बच्चे जिनके नंबर कम पड़े हैं वो भी निराश नहीं हो, है ना। अभी काफ़ी उठापटक होनी है। और जैसे कि मैं भाई सिंगाना यूनिवर्सिटी का नाम ले दिया मैंने, अगर जहाँ तक 2016-17 के बाद की सिंगाना यूनिवर्सिटी से अगर कोई अभ्यर्थी BPED या DPED है तो वो अभ्यर्थी एलिजिबल नहीं होगा।
एज ए एनसीटी रूल के हिसाब से, एज ए रूल के हिसाब से, क्योंकि उनकी यूनिवर्सिटी आप ऑनलाइन सर्च मार कर देख सकते हो, बाकायदा रिटर्न वाले नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है कि एनसीटी अप्रूवल नहीं है। अगर गलती से किसी के बहकाव में आके वहाँ से अभ्यर्थी ने बीपीएड किया है या डीपीएड किया है और एग्ज़ाम दिया है और फाइट हो गया, तो वो विद्यार्थी निराशा का ही पात्र होगा, उसको नियुक्ति नहीं मिलेगी। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है और ये आप अपने पर्सनली जाके चेक करें। आपने जिस भी यूनिवर्सिटी से अपना योग्यता अर्जित की है, आप ऑनलाइन जाके चेक कर सकते हैं। अगर उसकी ऑनलाइन जाते हो और वहाँ पे जो आप कोर्स चूज़ करते हो बीपीएड या डीपीएड, उसको क्लिक करके आप सर्च करते हो यूनिवर्सिटी का, तो अगर उस यूनिवर्सिटी का नाम आ जाता है तो उसमें क्लियर लिखा होगा, आगे एक पीडीएफ अटैच होगी, उसमें क्लियर लिखा होगा, आप उसको खोल कर देख सकते हैं कि भाई कौन से सन में इनको मान्यता प्राप्त हुई थी और किस हिसाब से कितनी सीटों के लिए हुई थी। तो वो सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी आपके सामने। और सभी कोई भी यूनिवर्सिटी का आप चेक कर सकते हो, यूपी का कर सकते हो, एमपी का कर सकते हो, महाराष्ट्र का कर सकते हो, वो आप ऑनलाइन साइट में जाकर कर सकते हो। एक तो प्रक्रिया होगी ये, जो अभ्यर्थी अपात्र हो सकते हैं एनसीटी अप्रूवल। दूसरे वे अभ्यर्थी हैं, जैसा कि कल एक कोई संघर्ष समिति ने मांग रखी है कि वो अभ्यर्थी फर्जी। तो फर्जी का मतलब ये था कि जिन अभ्यर्थियों ने यूनिवर्सिटी को पता ही नहीं और कोई ब्रोकर से डील करके और उन्होंने वहाँ से वो मार्कशीट प्राप्त कर ली और यूनिवर्सिटी का इसका नॉलेज ही नहीं है, तो वो यूनिवर्सिटी जब वेरिफिकेशन जाएगा तो यूनिवर्सिटी मना कर देगी तो ये फेक है स्टूडेंट और इसने हमारे यहाँ कोई स्टडी नहीं की, हमारे यहाँ कोई पढ़ाई नहीं की और हमारे यहाँ कि ये कोई मार्कशीट या दस्तावेज या इनरोलमेंट रोल नंबर जो भी है ये हमारे से संबंधित नहीं है, तो वो फिर फेक डिग्री में आ जाएगी और वो नियुक्ति के लिए अपात्र हो जाएगा। ये जो प्रक्रिया है दोस्तों, ये प्रक्रिया लगभग डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट हो जाने के बाद स्टार्ट होती है, लेकिन अब सेंसिटिव केस होने के बाद अभी निदेशक महोदय के ध्यान में है और वो पूरी सहजता से और एकदम सतर्क होकर आपके किसी भी अभ्यर्थी के साथ में अहित नहीं होगा। ये ध्यान में रखना, किसी भी अभ्यर्थी के साथ अहित नहीं होगा, पूरी तरीके से जांच होगी और जो अभ्यर्थी पूर्णतः पात्र पाया जाएगा उन्हीं को नियुक्ति मिलेगी। अन्यथा किसी अभ्यर्थी को जिसने भी किसी भी तरीके की कुटचित्र वो किया है तो उसको नियुक्ति नहीं मिलेगी, वो नियुक्ति के लिए अपात्र ही होगा। इसकी गहन जाँच माननीय निदेशक महोदय, आदरणीय निदेशक महोदय कराएंगे और विज्ञ टीम लगाई जाती है, हर बार लगाई जाती है। दोस्तों मैं एक बात बता देता हूँ आपको कि आप जो बच्चे ये सोच के परेशान हो रहे हैं कि यार कैसे होगा क्या होगा, हर भर्ती में चाहे वो फर्स्ट ग्रेड व्याख्याता की हो, चाहे वो सेकंड ग्रेड की हो, चाहे वो थर्ड ग्रेड पीटीआई की हो, चाहे वो रिट की हो, किसी भी भर्ती हो, कोई भी भर्ती हो, उसमें अगर अभ्यर्थी का जो योग्यता अर्जित है वो अगर राजस्थान से बाहर की है या राजस्थान से प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की है, सभी की जांच होती है, हर भर्ती में होती है। कभी किसी को अनावश्यक वो लाभ नहीं मिलता है। ये निदेशालय है अपने स्तर पर हमेशा हर भर्ती में और हर पद के लिए उनका डिग्री वेरिफिकेशन करता है, चाहे वो अनुकंपा नियुक्ति क्यों ना हो। अगर अनुकंपा नियुक्ति में भी अभ्यर्थी की दस्तावेज अगर बाहर के हैं, वहाँ के नहीं है, उसका भी वेरिफिकेशन होता है दोस्तों। तो ऐसा आप बिल्कुल भी दिमाग में भ्रम नहीं पालें कि किसी को कोई कुटर दस्तावेज प्राप्त करके और नियुक्ति प्राप्त कर जाएगा, ऐसा नहीं होगा, ऐसा आपके साथ में नहीं होगा। एकदम निश्चिंत रहें, सारा काम फेयर होगा और सब जांच पड़ताल के बाद में ही अभ्यर्थी को आखिरी में नियुक्ति मिलेगी। और बताता हूँ, जैसे आपका 20 तारीख तक अभी लिंक ओपन है, तो 20 के बाद में 25 तारीख तक कभी भी आपको जिला आवंटन हो सकता है। अगर 1-2 दिन बढ़ाने भी पड़ जाएँ, काफ़ी अभ्यर्थी क्या है कि किसी की दिक्कत आ जाती है, कोई ओटीपी नहीं आता और नहीं आता, तो उन अभ्यर्थियों के लिए क्या है कि वो नहीं भर पाते हैं, तो वो देखेंगे भी जितने अभ्यर्थियों के लिए अपने आवेदन मांगे थे उतने अभ्यर्थियों के आवेदन आ गए, तो उस अगले दिन या 1-2 दिन छोड़ के आपको डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट हो जाएगा। उन सभी अभ्यर्थियों के आवेदन नहीं आए हैं तो 2 दिन का समय और दे दिया जाएगा उनको कि भाई आप अपना जो डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस है वो आप फिलअप कर दें, जिससे कि उससे अगले दिन या 2 दिन छोड़ के आपको डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट हो जाए। तो जहाँ तक है दोस्तों, मैंने लगभग सारा क्लियर कर दिया है। फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन रह गया है तो कमेंट करें, बात करेंगे। और तब तक के लिए जय राशन दोस्तों, नमस्कार दोस्तों।